आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो की जो बुक है उसमें जो उसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन उसके बारे में पढ़ेंगे। आप एक चीज इसमें नोटिस कीजिएगा कि जो पहला चैप्टर है उसी को लास्ट लेसन बोला हुआ है। ये एक तरीके का आप एक आयरॉनिकल फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। आयरॉनिकल फैक्टर क्या है कि जो चीज बताई गई है वो है नहीं, जो चीज होती है, जो चीज दिखती है वो वैसी होती नहीं है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो लास्ट लेसन कैसे हो सकता है? तो खैर ये जिन्होंने बुक्स बनाई है, जिन्होंने चैप्टर्स फ्रेम किए हैं, वो उनके अपने तरीके थे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है बुक को, और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इन्होंने इस बुक को स्ट्रक्चर किया है। बिकॉज इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स आएंगे, जितनी भी आप चीजें इसमें पढ़ेंगे, वो खाली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपको मतलब उन्होंने समझने के लिए डाले हैं, बट आपको एक तरीके से लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। बिकॉज आई होप जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद 16, 17 या समवेयर अराउंड 18 के एज ग्रुप में ही होंगे। एंड अब इसके बाद जब अपनी कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं आपके बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे अगर आप उसको उस तरीके से ग्रास्प करते हैं। तो मैं जो इन वीडियोस में जब मैं आपको चैप्टर सारे समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि खाली एक सिर्फ स्टोरी में क्या दे रखा हुआ है उस हिसाब से ही ना बता के आप इसको रियल लाइफ में अपने अंदर कैसे उन सारी आदतों को काफी अच्छी इसमें सीखने को मिलेंगी, अपने अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट लेसन में है क्या। ये लिखा है आपका अल्फोंसे डोडेट ने। अल्फोंसे डोडेट जो थे वो एक फ्रेंच राइटर थे एंड ये 1870s के टाइम पे जो एक वॉर हुआ था, फ्रैंको प्रशियन वॉर, उसकी स्टोरी को थोड़ा बहुत दर्शाता है। ओके, उसकी स्टोरी को दिखाता है। अब वॉर के टाइम पे क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, किस तरीके के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लोगों पे पड़ते हैं, किस तरीके का लोगों का एक नजरिया बदलता है या नजरिया होता है, वो सारी चीजें जो है इस स्टोरी में दिखाई गई हैं। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पे होते जहां पर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन वहां पे जंग छिड़ जाए, वॉर हो जाए, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक तरीके से क्या करना है, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारे साथ ही हो क्या रहा है। तो वो सारी चीजें जब एक साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफेक्ट जो डालती है ना, जो आपके ऊपर, वो आप उस चीज से डील करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी जो राइटर है उन्होंने एक स्टोरी ऐसी लिखी है ताकि वो एक तरीके से दिखा सकें कि हुआ क्या था। राइट अब इसमें जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं समरी में भी आ जाऊंगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो स्टोरी है उसमें वो ये है, कहता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के लिए कितना ज्यादा इनसेंसिटिव हो सकता है। तो वो इनसेंसिटिविटी जो है वो वॉर के थ्रू इसमें डिपिक्ट करी गई है, और वॉर के करने के बाद, एक वॉर होने के बाद किस तरीके से लोग जो है उनके एटीट्यूड में चेंज आता है, वो चीज भी इसके अंदर दिखाई गई है। फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था जिसमें फ्रांस और प्रशियन जो आजकल आप जर्मनी को कंसिडर कर सकते हैं, और भी 2-3 इसके अंदर स्टेट्स, टेरिटरीज थी, जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, प्रोविंस थे, वो आ रखे हुए थे। तो जब उनका एक वॉर हुआ था उस टाइम पीरियड को, टाइम फ्रेम को इन्होंने इसमें दिखाया है। एंड यू नो कि ये देखिए अब 1870s में ये वॉर हुआ है, और ये जो फ्रांस था इनके अंदर इतनी एनिमोसिटी आ गई थी, मतलब ये इतने ज्यादा इन लोगों से मार खाए हुए थे कि वो एनिमोसिटी जब बढ़ती चलेगी धीरे 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 करके, उसकी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कहीं ना कहीं उसका भी मेन रीजन है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बट वो स्टेम आउट यहां से शुरू हो चुका। जो फ्रांस के अंदर एक एनिमोसिटी भर रखी हुई थी, वो शुरुआत वहां से हुई थी कि जर्मन ने हमारी टेरिटरीज हमसे ले कैसे। अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे हम लोग नहीं जाएंगे, बट आपको सिर्फ एक आइडिया देना था कि ये सारी चीजें लिंक किस तरीके से है। ये ऑथर ने ऐसी हवा बनाने के लिए डालनी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सबका लिंक है। इट इज अ थर्ड पर्सन नैरेटिव। फ्रांस इसमें जो है मेन आपका कैरेक्टर आपको दिखेगा, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट भी बोल सकते हैं। तो एक थर्ड पर्सन नैरेटिव में, थर्ड पर्सन नैरेटिव क्या होता है, जैसे ऑथर जो है उसने आई यूज करके चैप्टर पूरा या लेसन या अपनी स्टोरी या अपना नॉवल नहीं लिखा, उसने यू यूज करके भी नहीं लिखा, उसने ही यूज करके लिखा है। सो आप देखेंगे ही का नाम, जैसे उसने फ्रांस लिया है, फ्रांस का नाम यूज करके उसने पूरी की पूरी स्टोरी लिखी हुई है, दैट फ्रांस वेंट देयर, फ्रांस डिड दिस, फ्रांस सॉ दैट, ऐसे करके। तो वो थर्ड पर्सन नैरेटिव हो गया, इसको बोलते हैं वो चीज। तो अगर आप इस चीज को, इस वर्ड को अपने आंसर में भी डालते हैं तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जो है उधर आपको मिलते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स अपने आंसर में डाल सके। तो जो उसकी एक जर्नी दिखाई है कि वो अपने घर से लेकर स्कूल तक जब जाता है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो फ्रांस है, जो अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक जाता है, तो एक वो क्या क्या चीजें सारी एक्सपीरियंस करता है, उन सारी चीजों का जो अकाउंट है, जो ऑब्जर्व करता है, वो सारा इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो जो एक चीज का एहसास आपको होएगा जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे, या आपने जब पहले पढ़ा होगा, जब आप आगे सुनोगे, तो उसमें एक ऐसा चीज आपको पता लगेगा कि ये लोग जो है, जब वॉर होता है तो जब वो विक्टिम बनाते हैं सामने वाले को, तो खाली उसकी जमीन पर वो हक नहीं जमाना चाहते, वो उनके दिल और दिमाग पे हक जमाना चाहते। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि खाली एक होता है ना कि अगर आप जीत के तो चलो जमीन ले लो, बाकी उनको कहीं और आप भेज दो, कहीं और जाके वो सेटल हो जाए, कुछ हो जाए, वो सब नहीं। वो उनको पूरा बाय ब्लड, बाय हार्ट, बाय माइंड, हर एक तरीके से वो उनको अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम बिल्कुल भी ना रह जाए, नहीं तो रिवोल्ट हो जाएगा। जर्मन्स ने जब कब्जा किया फ्रांस के ऊपर, उन्होंने उनका मीडियम ऑफ एजुकेशन ही चेंज कर दिया। अब आप किसी का मीडियम ऑफ एजुकेशन ही चेंज कर दोगे तो एक तरीके से उसके आपने उनसे आइडेंटिटी छीन ली, बिकॉज उनका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन जो हमारा था, मान लीजिए हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, नहीं तो जो साउथ साइड में है उनका मराठी हो सकता है या फिर तमिल हो सकता है, कुछ भी, जहाँ जिस भी किसी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं।
लेकिन अगर आप उनसे वही मीडियम ऑफ एजुकेशन उनकी इनिशियल डेज पे छीन लेंगे तो वो नई चीजें सीखेंगे क्या? कुछ भी सीखेंगे कैसे? अगर उनको कुछ एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे जब उनको अपनी लैंग्वेज ही नहीं पता हो? सो उन लोगों ने कब्जा कैसे किया? जैसे ऊपर बताया था कि इट वॉज नॉट ओनली ऑन द टेरिटरीज बट ऑल्सो ऑन द माइंड्स एंड हार्ट ऑफ द पीपल। तो वो एक फॉरेन ऑपरेशन इसके अंदर दिखाएगा। फॉरेन ऑपरेशन किसका? इसमें फॉरेन कौन है? फॉरेन इज वो प्रशियंस जिन्होंने वॉर किया, ओके, जिनके साथ इनका वॉर हुआ था फ्रांस का। तो वो किस तरीके से ऑपरेस करते थे, किस तरीके से उन्होंने ऑपरेस किया। और इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि जो एक लैंग्वेज होती है, जैसे मैंने अभी बताया, वो आपकी आइडेंटिटी का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। अगर जैसे आज मैं हिंदी बोल रहा हूं तो उससे मेरी आइडेंटिटी पता लगती है कि मैं शायद जो है मेरी जो नेटिव लैंग्वेज हिंदी की वजह से मैं शायद एक हिंदू भी हो सकता हूं, शायद, क्योंकि हिंदी जो है वो और भी लोग बोलते हैं, और भी किसी स्टेट्स के लोग बोलते हैं, और भी कंट्रीज के थोड़े बहुत जो लोग हैं वो बोलते हैं। तो इससे एक आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है। अगर आप मेरे से मेरी लैंग्वेज ही छीन लेंगे तो मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे बताऊंगा? अगर मैं अलाउड ही नहीं हूं मान लीजिए हिंदी बोलना, और मैं सिर्फ अगर इंग्लिश में ही बोल रहा हूं, तो सामने वाले को एक डाउट रहेगा कि इसकी लग तो नहीं रहा ये इंग्लिश बोलने वाला, लेकिन इंग्लिश बोल रहा है, तो ये है कौन? वो वाला, ओके। एक बेसिक अगर इसका स्ट्रक्चर समझे तो स्टोरी जैसे धीरे धीरे ग्रो करती रहती है, वैसे ही आपको पता लगेगा कि एक जो कैरेक्टर इसमें जो दिखाया है उसको सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होता है, उसको पता कैसे लगता है कि अभी तक जो वो करता आया है वो कितना नेग्लिजेंस में था, कितनी नेग्लिजेंस की लाइफ वो जी रहा था, और उसको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो एज अ कैरेक्टर ग्रोथ जो है इसमें आपको थोड़ा देखने को मिलेगा कि कैरेक्टर ग्रोथ का मतलब कि पहले उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन स्टोरी के एंड तक आते आते उसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। तो उसकी वो इवेंट्स दिखाएं कि किस इवेंट्स की वजह से उसके कैरेक्टर में ग्रोथ आती है, उसके एक माइंड सेट में एक ग्रोथ आती है। So this is about just the introduction of the chapter. जो फ्रांस है वो अल्सेस के डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वो डिस्ट्रिक्ट विच इज ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन्स ड्यूरिंग द प्रशियन वॉर। तो डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपाई कर रखी है प्रशियंस ने, जब वॉर हुआ था तो प्रशियंस वहां पर आकर अब कब्जा कर चुके हैं। तो अब क्या होता है कि वो बहुत ही ना चाहते हुए उसको स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, बिकॉज उसने ग्रामर का लेसन अब याद किया नहीं है। जो उनके टीचर थे ग्रामर लेसन के, फ्रेंच लेसन के, एम हेमल, उन्होंने जो उसको याद करने के लिए दिया था अब उसने वो किया नहीं ढंग से, तो वो स्कूल जाना भी नहीं चाह रहा, बिकॉज ही इज स्कैर्ड कि शायद जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसको पता नहीं क्या वो बोलेंगे, शायद क्लास में आने नहीं देंगे, इस वजह से उसको जो है एक जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ही थिंक्स कि यार मैं नहीं चाहता, चल आज क्या करूंगा जाके, इससे बढ़िया तो, क्योंकि जाऊंगा तो डांट पड़ेगी या मेरे को क्लास में नहीं आने देंगे, तो इससे बढ़िया थोड़ा नेचर में घूम फिर लेता हूँ, थोड़ा पेड़ पौधे पत्ते देख लेता हूँ, पार्क में बैठ जाता हूँ, उससे अपना काम चला लूंगा और उसके बाद घर चला जाऊंगा ना। इसमें जो ये वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाला फ्रेज, ये आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। फिर भी क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी, मन मारते हुए भी एक तरीके से चला कहता है कि चल यार चला जाता हूँ, क्या ही हो जाएगा, चल के देख लेते हैं एक बार। तो जब वो जा रहा होता है वो ये देखता है कि पूरे टाउन में और स्कूल में एक बहुत ही ज्यादा हसल एंड बसल हो रखी हुई है, जिसको बोलते हैं चहल पहल, एक कमोशन, जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ वर्ड। नाउ अब कमोशन क्यों है? शायद कुछ हुआ है, कुछ इवेंट हुई है, कुछ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी चहल पहल हो रखी है, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे होती नहीं है। अब जब वो टाउन हॉल पास कर रहा होता है तो उसको एक बुलेटिन बोर्ड के सामने, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड एक वो जगह है टाउन हॉल की जहां पर कुछ नई इवेंट जैसे हो रखी होती है, कुछ नया मैसेज अगर डिलीवर करना होता है तो वो वहां पर पोस्ट कर दिया जाता है। अब जैसे इसका प्रशियन और फ्रांस का वॉर चल रहा है, तो जो प्रशियन आर्मी है, जो प्रशियन गवर्नमेंट अब जो आने वाली है, उन्होंने वहां पर नए मैसेज जो है वो पोस्ट करके रखे हुए हैं। तो वो नया मैसेज ऐसा कैसा, कौन सा मैसेज है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग उस डिस्ट्रिक्ट के वहां पे जाके खड़े हो गए और इतना क्या चहल पहल मच रखी हुई है, वो जानने की कोशिश। अब उसको अंदाजा तो हो गया है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े मतलब वॉर चल रहा है, तो जो नई जो खबर है ये जरूर कुछ ना कुछ इसमें हमारे ही अगेंस्ट होगा, या फिर कुछ उसको डर लगना शुरू हो जाता है कि अब ऐसा क्या हो सकता है कि जिसमें हम ऑब्वियसली हमारे फायदे के लिए तो कुछ होगा नहीं, तो उसको चेक करना है कि अब ऐसी चीज क्या है। अब जब स्कूल पहुंचता है तो उसको एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसी कामनेस सी दिखती है कि जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बिकॉज उस क्लासरूम में जब अपने क्लास में जाता है, स्कूल में जब देखता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसने पहले कभी क्लासरूम में नहीं वो उसने एक्सपेक्ट करे थे कि होंगे। जैसे गांव के लोग हो गए, ओके, कुछ ऐसे लोग हो गए जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे मेयर हो गया, अभी आएगा स्टोरी में आगे, जो एक्स मेयर हो गया, आपका एक्स पोस्ट मास्टर हो गया, वो सब आके क्यों बैठे हुए हैं, ऐसा क्या हो गया। ऑब्वियसली कुछ ऐसा इवेंट क्या है कि जो उनके जो टीचर हैं एम हेमल, वो उन्होंने ऐसा अटायर क्यों पहन रखा, एक स्पेशल अटायर, जैसे ओकेजन हो गया, जैसे कोई दिवाली हो गया, आपका कोई फंक्शन होता है, आप लोग एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, तो वैसे ही उस दिन उनके जो टीचर हैं उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी हुई थी। तो ही वाज जस्ट काइंड ऑफ अमेज्ड कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मतलब इन्होंने जैसे ग्रीन कोट, अ फ्रिल शर्ट एंड अ सिल्क कैप, तो इनका एक पूरा ड्रेसिंग अटायर को जो आपको है वो दिखाता है। ये आप अपने आंसर्स में जरूर लिखना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने ये अपना कोट, ये शर्ट ऐसी और ये कैप जो इन्होंने लगा रखा हुआ है, बिकॉज नॉर्मल डेज पे तो वो पहनते नहीं है, और आज तो ऐसा कुछ है भी नहीं, तो आज क्यों पहना हुआ है, जरूर कुछ खास होगा। अब जब वो क्लास में भी लेट पहुंचता है तो जो उनके टीचर हैं एम हेमल, वो उसको कुछ बोलते नहीं है, जिसको देख एक तरीके से सरप्राइज हो जाता है कि मैं लेट भी आया हूँ, टीचर ने कपड़े भी मतलब अजीब अलग से पहन रखे हुए हैं, कुछ ओकेजन है तो मेरे को कुछ बोला भी नहीं है, ऐसा हो क्या गया है। ऊपर से टाउन हॉल, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड जो था वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लग रखी हुई है, चहल पहल मच रखी हुई है, तो ये सब क्या है, क्या चल क्या रहा है। सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ऐसा हो क्या सकता है, ऐसा क्या चीज चल रही है। सो अब रीजन जो है वो पता लगता है क्या कि उस दिन स्कूल में जो फ्रेंच लैंग्वेज का जो डे है वो लास्ट डे है,
उस दिन जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा फ्रेंच लेसन का वो लास्ट होगा, वो लास्ट लेसन होगा। हेंस द टाइटल द लास्ट लेसन। यहाँ से वो फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं कि जब उसको पता लगता है कि उस दिन चैप्टर का या उस लेसन का लास्ट डे है तो वो टाइटल को कंट्रीब्यूट करता है, हेंस द टाइटल लास्ट लेसन। अब लास्ट लेसन क्यों है? बिकॉज जो प्रशियन गवर्नमेंट आई है, जो प्रशियंस आए हैं, उन्होंने ये बोला है दैट यू आर नॉट सपोज टू बी टीचिंग फ्रेंच एनी मोर इन स्कूल्स और एज एन एजुकेशनल सिस्टम। तो जब अब फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी तो वो पढ़ेंगे कैसे? सबको एक रूल पास हो गया, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, नेटिव लैंग्वेज मतलब वो जहाँ रहते हैं और जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको नेटिव लैंग्वेज बोला जाता है। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहते थे वो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट था, अब वहाँ पर फ्रेंच ही नहीं बोलेंगे तो फिर किस भाषा में बात करें? और जब बात ही नहीं कर पाएंगे तो आगे वही चीज़ लिखी गई है, सेल्फ एक्सप्रेशन का सप्रेशन जो किया गया, कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज बोल ही नहीं पाओगे, सो हाउ विल यू बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? अगर आज मुझे बोल दिया जाए कि जर्मन में बोलो, कुछ भी बोला भी मैं जर्मन में पढ़ाना शुरू कर दूं तो मुझे आता ही नहीं है, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, काम ही खत्म। सो हाउ वुड वन बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इफ ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक हिज ओन लैंग्वेज, राइट? तो उस तरीके से अब जो प्रशियंस हैं वो जो ऊपर बताया था अबाउट द स्टोरी में कि वो खाली उनकी लैंड पे नहीं, उनके माइंड पे भी कब्जा करना चाह रहे थे, राइट? और ये जो न्यूज़ थी इट वाज अ डिजास्टर फॉर एवरीवन, स्पेशली फ्रांस। जो टीचर है उन्होंने फिर भी, चाहे वो आज आखिरी दिन ही क्यों ना हो इस चैप्टर का, बिकॉज उन्होंने 40 साल की सर्विस दी है इस स्कूल, इस एजुकेशन को, तो वो जो है अपना लास्ट दिन भी एक इस तरीके से पढ़ाना चाहते थे कि जिसमें कोई कमी ना निकल जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो उनके पास जितनी भी नॉलेज थी, जितना भी उन्होंने सीख रखा था, जितना भी उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो सारी की सारी उस लास्ट लेसन में डाल दें, ताकि जितना लोग उस लेसन से सीख पाएं, जितना ग्रास्प कर पाएं, जितना समझ पाएं, वो कर सकें। उनकी जो स्पिरिट थी वो एक तरीके से डाउन हुई सी, विदाउट ड्विंडलिंग हिज स्पिरिट। मतलब वो बिल्कुल भी हक बकाए नहीं, मतलब बिल्कुल भी उनका कुछ ऐसा नहीं हो कि नहीं यार आज मैं छोड़ता हूँ, क्या फायदा, उन्होंने पढ़ना तो है नहीं, ध्यान नहीं देते। हो सकता है ना आराम से बैठे रहते टेबल पे पाँव रख के, वो सब तो किया नहीं। आज लास्ट डे है, लास्ट लेसन है, तो इनको मैं पढ़ा देता हूँ जितना अच्छा हो सकता है। बिकॉज रीजन कुछ और था ना, ये तो नहीं था कि नेक्स्ट डे छुट्टियां है या गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं आके देख लेंगे या फिर कभी पढ़ा देंगे। जब ये था कि अब उसके बाद पढ़ाई ही नहीं जाएगी, तो वो लास्ट डे भी उन्होंने वो डिवोशन रखी। चाहते तो छोड़ सकते, बट इट इज अ मार्क ऑफ अ ग्रेट टीचर कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एम हेमल का जो कैरेक्टर है इसमें बहुत ही कमेंडेबल कैरेक्टर है, बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल कैरेक्टर है। बिकॉज अगर वो चाहते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको रिपेंट होता है। बीच बीच में स्टोरीज में भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जिनमें उनको रिपेंट होता है कि काश मैंने अपने बच्चों को जो है पढ़ाया होता, और काश उनको मैंने कुछ दिनों में ये अपनी गार्डनिंग का काम नहीं करवाया होता या फिर उनको छुट्टी नहीं दी होती। अगर मैं वो सारे काम करवाता तो आज जो है शायद वो अपनी लैंग्वेज को और अच्छे से बोल रहे होते या सीख चुके होते। तो वो रिपेंट जो है वो टीचर को भी आता है। तो अब क्योंकि उस दिन टेस्ट था फ्रांस का भी, तो जिसकी वजह से वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा था, तो टीचर ने बोला कि चलो फ्रांस एक बार जो है अब बताओ, जो भी आपको ग्रामर के सारे कुछ पता है वो सारे बताओ। अब फ्रांस ने जो था ढंग से याद किया नहीं था, सो ही इज फंबलिंग। अब वो हकला रहा है, मतलब एक तरीके से फंबल कर रहा है क्योंकि वो उसको सोचना पड़ रहा है, उसको पता नहीं है, उसको फंबलिंग करना कहते हैं। अब उसको जाके थोड़ा बहुत ये लगना शुरू हो जाता है कि आज जैसे उसको पता लग गया कि लास्ट डे है उस लेसन का, आज के दिन भी उसने अपना होमवर्क नहीं किया, इन द सेंस उसको ग्रामर के बारे में पता ही नहीं, उस लैंग्वेज के बारे में जो उसकी एक तरीके से नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग भी कह सकते हो। तो अब उसको रिपेंट होना शुरू होता है, अब उसको अपने ऊपर एक तरीके से गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी ही लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा कैजुअल तरीके से ले लिया कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा उसको करने का। आप जैसे पूरी लाइफ एक तरीके ऐसे जी रहे हो कि चलो अरे कल कर लेंगे ना, अरे कल देखा जाएगा ना, अरे कोई बात नहीं अभी क्या रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग विद सच एन एटीट्यूड कि ठीक है कल देख लेंगे या फिर संडे को देख लेंगे या फिर अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे बहुत से लोग हैं। ओके, मैं भी उनमें से एक था कि एक रात पहले ही खत्म करेंगे जो करना है, अभी करके क्या करना है अभी एंजॉय कर लो, राइट? बट यू नेवर नो, ही नेवर न्यू, इसको खुद नहीं पता। तो अब इसको वो वाला रिपेंट हो रहा है कि काश मैं कर लेता। सो इट्स बेटर कि काश बोलने से अच्छा है कि अभी कर ही लो। अब उसको बुरा लगता है कि ये मैंने क्या किया। खाली उसकी लैंग्वेज ही उससे नहीं छीनी गई है, उसको ये लगता है कि मैंने एक फ्रेंच नागरिक होने के साथ मतलब जो है एक तरीके से गद्दारी कर दी कि मैंने ये क्या किया है। ना मेरे को मेरी लैंग्वेज आती है, ना मैं अपने शहर और अपने देश के लिए एक ट्रू पेट्रियोटिज्म ला पाया हूं, तो मैंने किया है तो किया क्या है, कुछ भी तो नहीं। जो लैंग्वेज है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपकी सेल्फ आइडेंटिटी पे, आपके बारे में। अगर आपकी लैंग्वेज आपसे छीन ली जाएगी तो एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी ही आपसे छीन ली। बाकी अभी हम कलर, क्रीड, कास्ट उस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ लैंग्वेज पे ही रुकेंगे बिकॉज इट टॉक्स अबाउट दैट। लैंग्वेज को लेके एक ऐसा वर्ड इसमें यूज कर रखा हुआ है जो मैं भी एंड में बताऊंगा। अगर आप उसको अपने आंसर्स में यूज करोगे तो आपके मार्क्स और भी अच्छे आएंगे। मैंने एंड में इसलिए रखा है क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। अब जब वो गलत बता रहा था, जब वो इस मंजर में था कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मुझको तो आ नहीं रहा, वो सारी इस डिलेमा से गुजर रहा है, तो जो एम हेमल है उन्होंने उनको डांटा नहीं क्योंकि लास्ट दिन था। तो एम हेमल लास्ट टाइम में डांट के उसको क्या ही कर लेते, क्या उसको मतलब मिल जाता है एम को, अगर वो उसको डांट भी देता तो उसने सीख के तो आना नहीं था नेक्स्ट डे से, ना आप सीख सकते थे, ना पढ़ सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एम ने उसको बहुत ही प्यार से बिठा दिया एंड ही सेज दैट जो ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन नेचर है, हम लोग थिंग्स जो है वो ग्रांटेड ले लेते हैं, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर नेचर।
बिकॉज थिंग्स ग्रांटेड लेने से देखो इसमें क्या हुआ है. नाउ ही इज रिपेंटिंग. नाउ ही इज जस्ट अ बॉय, ही इज जस्ट अ लिटिल बॉय. उसको रिपेंट हो रहा है, उसको एक सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है. उसको मतलब ही नहीं पता होगा सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस का, बट उसको फिर भी हो रहा है. क्यों? सिर्फ उस लास्ट लेसन की वजह से, उस लेक्चर की वजह से जिसमें वो ढंग से पढ़ के नहीं जा पाया, जिसमें उसको यह एहसास हो रहा है कि काश मैं पढ़ ही लेता, उस दिन ही पहले से ही पढ़ लेता. तो जब उस बच्चे को हो रहा है तो सोचिए कि आपको कब जाके वो होगा. तो एक रियलाइजेशन इसके अंदर होती है. तो वही बोलते हैं कि वो क्यों हुई. बिकॉज ह्यूमंस जो है दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. कईयों को पहले हो जाती है, कईयों को टाइम लगता है, लेकिन होती जरूर है. सो ही हेल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर. सो एक अगेन इट इज अ मार्क ऑफ अ ग्रेट टीचर व्हेन अ स्टूडेंट फेल्स. इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट कि वो फेल हो गया, इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर कि वो उसको पास कराने में सक्षम नहीं हो पाया. तो ये नहीं कि इसमें दोनों का फॉल्ट होता है, दोनों का फॉल्ट नहीं है, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सारा का सारा ब्लेम एक पार्टी पे नहीं डाल सकते. एक अच्छा टीचर वही है, जैसे अगर आपने कभी इंटरव्यूज देख रखे होंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम के खासकर ऐसे इंटरव्यूज में आता है. तो जब भी कोई मिशन अगर फेल होता था तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके जो सीनियर होते थे, जो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर होते थे, वो अपने ऊपर ले लेते थे. और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है तो वो सारी की सारी सक्सेस अपनी टीम को देते थे. तो एम हेमल का जो इसमें नेचर दिखाया गया है वो उसी तरीके से, एक देखिए फिर कितना अच्छा नेचर दिखाया गया है. रादर देन ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन अदर पीपल, रादर देन पुटिंग द ब्लेम ओनली ऑन द विलेजर्स या फिर ओनली ऑन द स्टूडेंट्स, ही ऑल्सो मेक्स हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ दैट ब्लेम कि मेरी भी गलती है, खाली आप लोगों की नहीं है. तो विलेजर्स क्या है, वो अपने बच्चों को पहले पढ़ाना नहीं चाह रहे, वो उनसे पहले कमाना चाह रहे हैं कि भाई कमा लो, घर पहले चल जाएगा. ऑलराइट. ऐसे आगे और भी चैप्टर्स आएंगे जिसमें ये चीज़ है कि जो एक विलेजर, जो गांव में जो रहते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, उनका एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं होता जितना अर्निंग पे होता है. और उसकी वजह से जो है एजुकेशन में वो लैक कर जाते हैं. अब एजुकेशन में लैक कर जाते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी फिर चीज़ें होती हैं. एक डीप सेंस ऑफ डिप्राविटी उनके अंदर एक आ जाती है. अब क्या करें, अब तो बचा ही नहीं कुछ. वो सारी चीज़ें अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबल मान रहा है, खाली सबको, उन सबको नहीं, बच्चों को नहीं, बट अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल मान रहा है इस डूम्सडे. डूम्सडे मतलब एक तरीके से इस तबाही के दिन के लिए. तबाही का दिन ही है भाई. लैंग्वेज ही नहीं बोल पाओगे आप अपनी आज के बाद तो कैसे होगा, राइट. सो डूम्सडे उस मायने में रेफर होता है. तो वो एक तरीके से इंपॉर्टेंस बताते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है और आपको क्यों उसको गार्ड करना चाहिए. गार्ड इन द सेंस कि आपको एटलीस्ट उसके बारे में हर एक चीज पता होना चाहिए. आपको एक उसके खाली वो आपकी जबान पे नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ऑन योर माइंड, इट शुड बी इन योर हार्ट, इट शुड बी इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ योर बॉडी. हर एक चीज में आपकी वो लैंग्वेज है होनी चाहिए. तो वो वही चीज बता रहे हैं. अदरवाइज क्या होता है, विदाउट इट सेल्फ आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड सो इज फ्रीडम. तो आपकी जो आइडेंटिटी ही लॉस हो जाएगी. लैंग्वेज गई तो सेल्फ आइडेंटिटी गई, सेल्फ आइडेंटिटी गई तो आपकी फ्रीडम चली गई. आप एक तरीके से अब स्लेव बन गए हैं. तो प्रशिया ने जो था उनको स्लेव बनाना था, इसलिए उनकी लैंग्वेज ही उनसे छीन ली. इसको और अच्छे से समझना हो अगर, तो मान लीजिए कि जैसे प्रशिया ने रूल किया उनके ऊपर, अब वो कुछ फ्लायर्स बनाना चाहते हैं. वहाँ की जो लोग हैं जिन पर वो विक्टिम्स जो है वहाँ के, वो फ्लायर्स बनाना चाहते हैं, पैम्पलेट्स बनाना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस भेजना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को ताकि वो रिवोल्ट कर सकें. अब जब वो लैंग्वेज ही अलाउड नहीं होगा लिखना तो वो कैसे करेंगे, रिवोल्ट ही नहीं कर पाएंगे, फ्रीडम कैसे लेंगे. ये मैं एक तरीका समझा रहा हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है. तो ये खाली एक पार्ट है, उसका और भी बहुत सारे हैं इसमें जो वो समझाना चाह रहा है, बट ये एक पार्ट है. तो आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो जाती है अगर आपकी लैंग्वेज गई. अगर आइडेंटिटी लॉस हो गई तो आपकी फ्रीडम ही चली गई. ये आइडेंटिटी वो नहीं है कि मैं लड़का हूं या लड़की, वैसी वाली आइडेंटिटी नहीं है. इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक. दिस आइडेंटिटी इज योर सेल्फ वर्थ. इफ यू डू नॉट नो योर सेल्फ वर्थ, इफ यू लूज योर सेल्फ आइडेंटिटी, तो फ्रीडम भी चली गई. तो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आज भाई जितना उनको पता है वो सब कुछ बता देंगे. जैसे वो एक गाना है कि जियो की हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आखिरी जो लेसन था वो ऐसे पढ़ाया कि आज ठीक है आखिरी है ना, तो मैं सबको जितना मेरे अंदर भर रखा हुआ हर एक चीज बता दूंगा, हर एक चीज बता दूंगा, जितना तुम लोग ग्रास्प कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद तो बोली नहीं जानी है. विच इज अ सैड, बहुत ही ज्यादा सैड इमोशन जो है इसमें उन्होंने डिपिक्ट किया है. अब वो लैंग्वेज की काफी ज्यादा प्रेस करते हैं क्योंकि आपकी जो एक नेटिव लैंग्वेज है वो उनको ये बता रहे हैं कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्या मायने होते हैं उस लैंग्वेज के. तो वही सारी चीजें बता रहे हैं. वो आज के दिन में ये नहीं बता रहे हैं चलो ठीक है ना, गई तो गई, नई लैंग्वेज सीख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बोलना ही तो है, लिखना ही तो है, समझना ही तो है, क्या दिक्कत पड़ती है. अगर ये सीन होता तो ये चैप्टर ही ना लिखा जाता, वो स्टोरी ना लिखता जो ऑथर है. वो चीज़ नहीं है. ये सोचने में लगता है अरे यार क्या ठीक है ना, हो गया ठीक है लिख देते हैं. वो चीज़ नहीं होती है. जिस पे बीतती है उसने ये स्टोरी लिखी है जिस पे बीती गई है. एंड इट रियली हैज़ अ डीप रूटेड इम्पैक्ट व्हेन समवन ट्रीट्स यू द वे जिस तरीके से इसमें प्रशन ने किया है फ्रांस के ऊपर. अब बच्चे जो हैं वो भी, स्टूडेंट्स में खाली बच्चे ही नहीं आ रहे, विलेजर्स भी और भी लोग जिसमें आएंगे, टाउन जो पूरे विलेज में होते हैं उधर प्रेजेंट, वो भी काफ़ी सारे लोग आते हैं. तो विलेजर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा टीचर जो 40 साल से सर्विस कर रहा था वो आज अगर बैक डाउन नहीं कर रहा तो हम क्यों करें. उन्होंने भी टीचर का साथ दिया, उन्होंने भी जितना वो सीख सकते थे उन्होंने पूरी सीखने की कोशिश करी. सब की आंखें जो एक तरीके से भर आ रखी हुई थी बिकॉज वो आखिरी टाइम था. उनको नहीं पता था कि अब वो दोबारा कभी भी नहीं बोल पाएंगे उस लैंग्वेज को. सो सब जो थे एक
इमोशंस में आ रखे हुए थे। सैड इमोशन हो सकता है, पेट्रियाटिक इमोशन हो सकता है, किसी भी तरीके का वो इमोशन हो सकता है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती है, ही साइंड ऑफ विद फाइनल एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेड विव ला फ्रांस। ये बोर्ड पे लिखते हैं इसको, विव ला फ्रांस। ये फाइनल एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उस टीचर का, क्योंकि उनको पता है कि वो लिख के चले जाएंगे लेकिन वो वहां लिखा रह जाएगा जब तक उसको आर्मी जो है आके, चाहे गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो आके मिटाते नहीं है। वो उनकी एक फाइनल एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस होती है, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। एक तरीके से वो हेल करते हैं, वो अपने बोर्ड पे लिखते हैं, वो अपने लोगों को, बच्चों को, सबको यही समझाने की कोशिश करते हैं जो पूरी स्टोरी में वो बता रहे हैं। तो ये जो है कुछ स्टोरी थी में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें और एक ध्यान रखनी है, वो कुछ थीम्स है। बिकॉज हर एक स्टोरी जो होती है वो थीम पे बेस्ड होती है। अगर आपको थीम पता है उस स्टोरी के बारे में तो आप उस स्टोरी को कभी नहीं भूलोगे। मैं कुछ मूवीज का एग्जांपल, जैसे 3 इडियट्स। 3 इडियट्स जो है वो पूरी, जो उसकी अगर आप मेन थीम निकालोगे तो वो एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर रिवॉल्व कर रही है। ओके, मेजर थीम अगर निकालोगे, माइनर थीम्स भी होती है, फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, ये सारी भी उसमें थीम्स थी, बट वो रिवॉल्व जो है एजुकेशन के अराउंड कर रही है। अब थीम का मतलब ये नहीं है कि वो स्पेसिफिकली उसका एक टाइटल देंगे और फिर उससे बोलना शुरू कर देंगे। पिक्चर में ऐसा नहीं होता, स्टोरीज में भी ऐसा नहीं होता, नॉवेल्स में भी ऐसा नहीं होता। वो स्टोरीज को इस तरीके से लिखते हैं कि इवेंट्स इस तरीके से दिखाएंगे, उससे डिपिक्ट होगा कि किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे इस बारे में बात हो रही है, लेकिन इवेंट्स के थ्रू आपको पता लगेगा। जैसे एग्जांपल दूं तो अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पानी ला दो, मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे प्यास लग रही है, तो शायद जो सुनने वाला कोई पानी ले आए, कुछ इस तरीके की बात। तो जो थीम है वो थ्रू आउट द स्टोरी जो है कंसिस्टेंटली आपको एक नजर आती है कि ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। जैसे अभी ऊपर देखा होगा आपने, सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में हो गया, कल्चर के बारे में हो गया, लैंग्वेज के बारे में हो गया, एजुकेशन के बारे में हो गया, ये उसकी मेन थीम है। तो इफ यू नो अबाउट द थीम्स, आपको और ज्यादा आसानी होती है आंसर लिखने में, और ये चीज जरूर डालीजिएगा। अब मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक वर्ड बताऊंगा, लिंग्विस्टिक, उसके साथ शोविनिज्म, ये आपने आंसर में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। थोड़ा लॉन्ग आंसर अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो उसमें ये वर्ड जरूर इंक्लूड कीजिएगा। आपको लिंग्विस्टिक शोविनिज्म जो है वो जरूर समझना होगा। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, राइट। अब वो लैंग्वेज जो है किसी और के ऊपर थोप देना, यही हुआ इसमें, जर्मन थोपी गई, राइट। और थोपने की वजह से उसको एक नाम दे दिया लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। तो ये आप लोगों को बस इतना बेसिक पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बेसिक एक आइडिया आपको होना चाहिए। ये पूरी की पूरी स्टोरी इसी पे डिपिक्ट होती है, सारी लिंग्विस्टिक शोविनिज्म पे, राइट। तो ये आंसर में जरूर डालेगा कि कंपेलिंग द फ्रेंच टू स्टडी जर्मन, सबसे बड़ा शोविनिज्म जो दिखाया, किसी को कंपेल करना, किस तरीके से साइकोलॉजिकली इंपैक्ट डाला, देखिए, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कल्चरल सब्जुगेशन। कल्चरल सब्जुगेशन भाई आपकी आइडेंटिटी से आती है। जो आपका विलेज का जो पूरा एक कल्चर था वो पूरा का पूरा दबा दिया गया। अब क्या कर लोगे? अब वो आप लैंग्वेज नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर आप एक लैंग्वेज में मान लीजिए काफी सारी किताबें लिखी गई हैं, उस किताबों को आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कल्चर और बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है। अब जो वही हटा दिया गया तो कल्चर पूरा दबा दिया गया, सब्जुगेट कर दिया गया। तो कल्चरल सब्जुगेशन भी है इसके अंदर। उनकी जो प्राइड है, उनको महसूस होता है कि अब हमारा जो गर्व है वो हमसे छीना जा रहा है, वो गुम चुका है। एंड फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, अब पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है कि काश कर लेते, कुछ कर लेते। एंड इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंस है, जो आप लोगों को भी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एजुकेशन की, जो इनको लास्ट लेसन में जाके समझ में आती है। सो आई होप आपको लास्ट लेसन में जाके समझ में ना है, या आपके लाइफ के लास्ट चैप्टर में जाके आपको वैल्यू ऑफ एजुकेशन समझ में ना आए, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको अभी ही उसकी वैल्यू का एक बहुत सही अंदाजा हो। नाउ ये जो वीडियो मैंने समझाया है, ट्राई टू गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन। जो नोट्स मैंने लिखे हुए हैं आप इनको यूज कर सकते हैं, समरी ऐसा बना के एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपकी ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे।